कॉजेज़ मतलब कि हमने क्यों 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, क्या कारण थे इन सब रिवॉल्ट्स के पीछे। सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या था, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो तो वो ब्रिटिशर सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, जो कि वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उनके द्वारा जो भी प्रिंसली स्टेट थे वो अपने अंदर मिला रहे थे ब्रिटिश प्रॉपर्टी को, उन प्रिंसली स्टेट को वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी बना रहे थे, ठीक है। फिर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से था डलहौजी का, ठीक है, वो भी एक बहुत ही गंदा प्रपोजल था, एक्ट था, जो भी अपन मान सकते हैं, जिसमें क्या होता था कि जहाँ पे भी राजा राजा मर गया है या उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसको वो क्या कर देते थे, उसको वो बना देते थे डिपेंडेंट स्टेट। डिपेंडेंट स्टेट मतलब जैसे कि जो सिर्फ सारा रूल, उसका रेगुलेशन सब कौन हैंडल करेगा, ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे। सारा रेवेन्यू कलेक्शन सब कुछ वहाँ पे देख रेख कौन करेगा, ब्रिटिशर्स। सब कुछ है ना ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था। पॉलिटिकल कॉज में यही सब है कि एक ही अपन बात देखेंगे बार बार के जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश खुद में मिला लेता है, सारा कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। और तो इस वजह से बाकी जो राजा की फैमिली थी, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं जाता, ना लैंड, ना रीजन, ना पैसा, ना रेवेन्यू, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लोगों से ज़मीन छीन रहे थे, ठीक है। जनता से उनका राजा के जो फैमिलीज थे, ठीक है, उनका रिलेशंस खराब हो रहा था। जनता और राजा के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं रह गया था, राजा ही नहीं रह गया था वहाँ पे। मिसट्रस्ट भी एक क्रिएट हो गया था इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भेड़ के रूप में भेड़िया लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हथिया लिया था, राजा से, ज़मींदार से, सामंत से, ठीक है। तो इस वजह से राजाओं ने क्या किया था, इस रिवॉल्ट को लीड किया था। अब सेकंड कॉज देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में भी यही है, जो फ्यूडल्स मतलब सामंत थे, उन्होंने जो भी हक थे, प्रिविलेजेस थे, वो सब छीन ली थी, ठीक है। समरी सेटलमेंट लाए थे ब्रिटिशर्स 1856 में, जिससे कि ज़मींदार की जो ज़मीनें हैं उन्होंने सब हथिया ली थी, ठीक है। इस वजह से ज़मींदार और सामंत जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स और ज़मींदार से, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था, जो कि फार्मर्स और पीजेंट्स पे नहीं कर सकते थे इतना। और ब्रिटिश सारा अपना रॉ मटेरियल्स था, जो भी इंडियन फार्मर्स ग्रो करते थे वो सब ब्रिटेन ले जाती थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती थी सस्ते में, और यहाँ इंडिया में आके महंगे में बेचती थी, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटिश को लाभ हो रहा था और इंडियंस को घाटा, ठीक है। और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स थी, या फिर जो भी है ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडियंस की, सब खराब हो रही थी, क्योंकि वो हैंडमेड बनाते थे और वो ज़्यादा कॉस्टली होता था ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हो रहा था, पीजेंट्स का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर सारा रॉ मटेरियल ले जा चुके थे, तो कंपनी सारी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, इंडियन कंपनीज, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म। ब्रिटिश बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस के साथ, कभी हाई वेजेस नहीं देते थे, अपर पोस्ट नहीं देते थे इंडियंस को, ठीक है। और कोई मतलब उनको इतना सम्मान भी कभी इन्होंने दिया नहीं, ठीक। वो सिर्फ दिखावटी चीज़ें करते थे ताकि उनको थोड़ा सा बिलीव हो जाए कि हम उनका वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही है, क्योंकि कोई भी हाई पोस्ट पे आप देख लो तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कभी आने ही नहीं दिया। वो चाहते थे कि सारे हिंदूज, मुस्लिम्स जो
जो भी इंडियंस में अदर रिलीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन है। ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम्स को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज बनाई। उसमें उनको सिखाते थे कि क्रिश्चियंस बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो उनका धर्म है वो भी बहुत अच्छा है और आपका धर्म अच्छा नहीं है तो इसको छोड़ो और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, इस सब के लिए इन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी बनाया था, जिसमें ये था कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो अगर आप धर्म चेंज करोगे तो भी आपके पास ही रहेगी, जिससे कि इंडियंस मोटिवेट हो और अपना धर्म चेंज करे। मिलिट्री कॉजेज़ वही सब जो कि ब्रिटिशर्स भेदभाव करते थे, कभी लीड नहीं करने दिया कोई भी फाइट वॉर, इंडियंस को अपर पोस्ट नहीं दी, ना फैसिलिटीज़ दी। और उन्होंने एक रूल निकाला था एक्ट, जिसमें जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था। ये था कि जो भी सोल्जर्स है या फ्यूचर सोल्जर्स है वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हम उन्हें कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, उनको जहाँ भेजा जाए वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर लास्ट इमीडिएट कॉज, सेकंड लास्ट इमीडिएट कॉज, जो ब्राउन बेस गन्स थी उनको उन्होंने रिप्लेस्ड कर दिया था एनफील्ड राइफल्स में। एनफील्ड राइफल्स क्या था, जिसमें पिग और काऊ का फैट था, जो कि इंडियंस प्रिफर नहीं करते, ना काऊ का ना पिग का। काऊ को अपन इंडियंस जो हिंदूज है वो एक गॉडेस की तरह ट्रीट करते हैं और बिलीव है इंडियंस का कि काऊ बहुत एक होली एनिमल है। वेयर एज जो मुस्लिम्स है वो पिग का फैट प्रेफर नहीं करते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है अगर वो ऐसे फैट या मीट वगैरह किसी को भी छू ले या खा ले। तो ये दोनों के लिए हार्मफुल था, दोनों ही नहीं चाहते थे ये ऐसी जो राइफल्स थी उनको यूज़ करना, पर ब्रिटिशर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था स्पेशली ताकि प्रॉब्लम्स हो इंडियन को। अदर कॉजेज़ क्या थे, इंडियंस मानते थे कि कभी ब्रिटिश हार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अपने ऊपर रूल कर रहे थे टाइम से, तो उन्होंने एक सुप्रीमेसी अपने अंदर डेवलप कर ली थी खुद के लिए। बट फिर उनको पता लगा कि वो एंग्लो अफ़गान वॉर हारे हैं, एंग्लो सिख वॉर हारे हैं, क्रिमिन वॉर हारे हैं, तो एक क्या बोलते हैं, मतलब उनमें भी कॉन्फिडेंस आया इंडियंस में कि अगर वो हारते हैं तो अपन भी हरा सकते हैं, कलेक्टिवली रिवॉल्ट करते हैं और अपन भी उनको हराने की कोशिश करते हैं। एक भविष्यवाणी भी थी जिसमें ये कहा गया था कि 100 साल बाद इंडियंस को आज़ादी मिलेगी। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कॉजेज़, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट है। सबसे पहले अपन देखते हैं मंगल पांडे, जो एक सोल्जर थे। वो एक प्रॉपर पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण पंडित फैमिली से। उनको पता चला कि जो गन्स है उनमें क्या है, फैट है, मीट है, काव का, पिग का, तो उनको हर्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया। उनको पता चला ग्रीस्ड कार्टिजेस है, ठीक है, तो वो सब उनको नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वो 34th इन्फेंट्री में थे और मार्च 29 को उन्होंने बैरकपुर छावनी वहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया और 2 ब्रिटिशर्स को मार दिया। उनका नाम था हिक्सन और बाग। फिर उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मंगल पांडे के जैसे ही 90 सोल्जर्स ने क्या किया था, रिवॉल्ट स्टार्ट किया था 3rd नेटिव कैवेलरी से। कहाँ से, मेरठ से, ठीक है।
और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम भी ग्रीस्ड कार्टिजेस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। फिर 85 सोल्जर्स को सज़ा दी गई कि आप ऐसे कैसे हमें मना कर सकते हो, आपको अगर आप सोल्जर्स हो, आर्मी में हो, तो आपको सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा। बट इंडियंस ने मना कर दिया था कि हम ये कार्टिजेस यूज़ नहीं करेंगे। On 10th May, 20th Native Infantry of Meerut Cantonment revolted and the 3rd Native Infantry also joined. 10 मई को जो 20th नेटिव इन्फेंट्री थी मेरठ की, उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था और जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी, नेटिव कैवेलरी थी, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। तो इससे पता चलता है कि अब रिवॉल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बैरकपुर, कमांडिंग ऑफ बैरकपुर छावनी का कौन था कमांडिंग ऑफिसर, तो हियर्सचे, ठीक है। और मेरठ छावनी का कौन था, तो हैवियर। बैरकपुर का था हियर्सचे और मेरठ का था हैवियर। मई 11 को क्या हुआ था, रिबेल्ड सोल्जर रीच दिल्ली, जिन्होंने इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे जो सोल्जर, वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और बहादुर शाह जफ़र जो कि एम्परर था, मुग़ल एम्परर, वो दिल्ली में था, उसको अपना हेड बनाया, ठीक है। उसने मना किया, फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप ही मुग़ल एम्परर हो, हमें आप जैसा राजा चाहिए, आप हमें लीड करो। तो वो मान गए, ठीक है। फिर उन्होंने ये सब लीड किया। 25 अगस्त आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वॉज मेड इन द नेम ऑफ बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह के नाम पे स्टार्ट किया गया 25 अगस्त को और सेंटर बनाया गया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से स्टार्ट हुआ 11 और 12 मई को 1857। लीडर कौन कौन थे, बहादुर शाह जफ़र और उनका सोल्जर बख्त खां। और इसको जो ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस कर रहे थे उसका नाम था निकलसन और हुडसन। निकलसन मारा गया था फाइटिंग के दौरान और ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर्ड कर लिया था दिल्ली 20 सितंबर 1857। तो वहीं पे ये दिल्ली वाला जो रिवॉल्ट था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर अपन देखते हैं, तो वो देखते हैं बहादुर शाह अरेस्टेड फ्रॉम हुमायूं's टॉम। बहादुर शाह को हुमायूं के टॉम से पकड़ा गया और रंगून में भेज दिया गया, कैद कर दिया गया और वहीं पे वो क्या हो गया, मर गया, डाइड हो गया 1862 में। नेक्स्ट सेंटर है लखनऊ अवध, 4 जून 1857। 4 जून को वहाँ पे स्टार्ट किया गया। लीडर था बेगम हज़रत महल महक परी, ठीक है। ब्रिजेस कादिर सन ऑफ हर, यहाँ पे इन दोनों ने लीड किया था, हज़रत बेगम महल और ब्रिजेस कादिर ने। इसको जो दफन करने वाला या सप्रेस करने वाला अपन कहें रिवॉल्ट को, तो वो था कॉलिन कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस भी था यहाँ का लीडर इन द सेंस सप्रेस करने के लिए, बट वो फाइट के दौरान मारा गया लखनऊ में। जनरल हैवलॉक और ऑट्रम ऑल्सो डिड नॉट गेट द सक्सेस। जनरल